फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग नगरीय भूगोल को पढ़ रहे हैं, यानी अर्बन ज्योग्राफी को। और पिछली क्लास में हम लोगों ने अर्बन ज्योग्राफी की डेफिनेशन देख ली थी और इसके साथ ही जो नगर होते हैं इसकी भी डेफिनेशन को देखा था। अब देखिए, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि शुरुआती समय में जो नगर थे वो अस्तित्व में कैसे आए। यानी कि आप कह सकते हैं कि नगरों का शुरुआती समय में जन्म कैसे हुआ, इस चीज को आज हम लोग समझेंगे। तो देखिए, एक समय पर जो दुनिया है उसमें जो हमारे मानव समुदाय थे उनका मुख्य काम क्या था? शिकार करना। वो शिकार के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे भटकते रहते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने कृषि करना सीखा। जब कृषि करने लगे तो जीवन में थोड़ा सा स्थायित्व आया, यानी कि मनुष्य जो है एक जगह पर रहने लगा। इसके साथ ही कुछ और भी बड़ी खोजें पहले ही हो चुकी थी, जैसे आग की खोज है, पहिए की खोज है। इसकी वजह से मनुष्य जो है आग का उपयोग कर पा रहा था अपने अनाज को पकाने के लिए, जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करने के लिए, और इसके साथ ही पहिए का उपयोग कर पा रहा था दूर दूर के स्थानों तक यात्रा करने के लिए। फिर देखिए, एक और परिवर्तन आगे का जो है वो ये आ जाता है कि कृषि का जो उत्पादन है वो कुछ जगहों पर ज्यादा होने लगा। देखिए, एक तो हो गया, मान लीजिए आपकी 5 लोगों की फैमिली है और खेती से आपको मुश्किल से 4 या 5 ही लोगों का उत्पादन भी मिला। यानी आपके पास जितनी जमीन है उस पे काम करके दिन भर आप अपने परिवार के लिए ही अनाज उपजा पाते हैं। दूसरी एक सिचुएशन हो सकती है कि आपके पास जो जमीन है उसका उपयोग करके आप अपने परिवार के लिए तो अनाज उपजाते ही हैं, साथ में 3 और परिवारों के लिए भी अनाज उपजा लेते हैं, यानी कि 3 अन्य परिवारों को आप अपना जो अनाज है बेच पाते हैं। यानी इस भूमि की प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादकता जो है, ज्यादा है। अब देखिए, ऐसे में क्या होगा? जब आप एक्स्ट्रा अनाज, जिसको सरप्लस कहते हैं, अधिशेष कहते हैं, जब आप एक्स्ट्रा अनाज का उत्पादन करेंगे तो इसको बाजार में बेचेंगे। अच्छा, जब आप एक्स्ट्रा अनाज का उत्पादन कर रहे हैं तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको कृषि का काम करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अब उनको जो फूड है वो खरीद सकते हैं, बाजार में उपलब्ध है। तो ये लोग क्या करेंगे? अब ये लोग दूसरा काम करेंगे। जैसे हो सकता है ये लोहे के औजार बनाने लगे या इस तरह का कोई अन्य काम करने लगे। तो इससे क्या होगा? धीरे धीरे कृषि के अलावा अन्य जो गतिविधियां हैं उसमें भी काम करने वाले लोग सामने आएंगे। और यही एक कारण था जिसकी वजह से शहर सामने आए। तो देखिए, शुरुआती समय में जो शहर विकसित हुए, इसीलिए वो कहां पर विकसित हुए? जहां पर भूमि बहुत उपजाऊ थी। जैसे अगर हम 7500 ईसा पूर्व के मेसोपोटामिया की बात करें तो यहाँ पर जो नगर विकसित हुए थे, एरिडू, उरुक, उर, ये सारे नगर जो है उपजाऊ जमीन में डेवलप हुए थे। तो ये एरिडू है, उरुक है, उर है, ये सारे शहर यूफ्रेटस और जो यूफ्रेट्स और जो टाइग्रिस नदियां हैं इनके बीच में स्थित थे। इसी तरह से अगर मिस्र में नील नदी को हम लोग कंसीडर करें, भारत में सिंधु नदी घाटी सभ्यता को कंसीडर करें और चीन में पीली नदी को कंसीडर करें, तो यहाँ पर भी शहरों का विकास हुआ। और इसका मुख्य कारण वही था कि यहाँ पर जमीन ज्यादा उपजाऊ थी, तो ज्यादा फसल का उत्पादन हो पाया। और कुछ लोग ऐसे थे जो फसल उत्पादन की जगह अन्य कामों में लग गए, यानी कि आप औजार बना रहे हैं या कुछ अन्य काम कर रहे हैं, तो आप उन चीजों को मार्केट में सेल कर देंगे और उसके बदले में आप क्या करेंगे? अनाज को खरीद लेंगे। और इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ कि नगरों का विकास होने लगा, जहां पर फूड प्रोडक्शन के अलावा, यानी कि कृषि कार्यों के अलावा अन्य गतिविधियां भी बड़ी मात्रा में हो रही थी। फिर देखिए, कई सहस्राब्दियों तक, यानी काफी लंबे समय तक शहरों की संख्या और आकार दोनों बढ़ते रहे। आज भी दुनिया के कुछ बहुत बड़े जो शहर हैं वो बहुत पुराने हैं, यानी कि जैसे हमारे यहाँ बनारस ही हो गया, तो ये शहर बहुत ही पुराने शहर हैं। अच्छा, इसके कुछ और उदाहरण भी देख लेते हैं नगरों के। मान लीजिए नगर विकास पे क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास उदाहरण होना चाहिए। जैसे 3000 से 2000 ईसा पूर्व शहरी बस्तियों के रूप यूरोप में पहली बार दिखाई दिए, यानी यूरोप में 3000 से 2000 ईसा पूर्व नगरों का विकास शुरू हो गया। तो इस समय जो नगर थे वो कैसे थे? यहाँ पे शिल्प कार्य वगैरह होता था और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से ये नगर व्यापार भी करते थे। व्यापार की वजह से तो देखिए नगर का विकास होगा ही।
जहां पर भी जहाज वगैरह आकर के रुक रहे हैं और फिर इन जहाजों के ऊपर सामान लादा जा रहा है, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो सोना वगैरह हो, कोई भी सामान लादा जा रहा है, तो यहाँ पर इतनी सारी गतिविधियां होंगी कि नगर का विकास हो जाएगा। इसी तरह से 8वीं और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है, जो ग्रीक बस्तियां थी, उन्होंने अपनी कुछ कॉलोनियां भी बना ली। शहर देखिए क्या है, नवाचार यानी इनोवेशन के केंद्र बन गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, देखिए ये सब जो यूरोप में घटनाएं घट रही थी 3000 ईसा पूर्व से लेके 8वीं 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, इन सारी घटनाओं की वजह से ये जो नए शहर विकसित हो रहे थे, इस सब की वजह से एक विशाल यूनानी साम्राज्य का उदय हो सका। अब देखिए कोई भी बड़ा साम्राज्य बनेगा तो सबसे पहली चीज उसे क्या चाहिए होगी, पैसा, कैपिटल। तो वो कैपिटल उपलब्ध हो गया क्योंकि बड़े बड़े नगर विकसित हो रहे हैं, खूब सारी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं। तो जो राज्य होगा उसको खूब टैक्स भी मिल रहा है, जब टैक्स मिलेगा तो बड़ी सेना भी रख पाएगा, इनोवेशन पे भी खर्च कर पाएगा। तो इस तरह से एक बड़ा साम्राज्य बना शहरीकरण की वजह से। और क्योंकि देखिए साम्राज्य समझ रहा है कि हम शहरीकरण की वजह से विकसित हो रहे हैं, तो इस साम्राज्य ने शहरीकरण को और ज्यादा प्रोत्साहित भी किया। इसके साथ ही अब देखिए अगर आप मान लीजिए एक नया राज्य बनाते हैं, तो आपको हथियार चाहिए होंगे। उस समय में जाकर के सोचिए, आपको हथियार चाहिए होंगे, आपको अपने सैनिकों के लिए अलग अलग सामग्री चाहिए होगी, अपने किले बनाएंगे, इस तरह से आप बहुत सारी गतिविधियां करेंगे। और जब आप इतनी सारी गतिविधियां करेंगे तो और भी नगर का विकास होगा। तो यानी कि इन दोनों ने एक साइकिल की तरह शहर के विकास से क्या हुआ, यूनानी साम्राज्य का विकास हुआ, और यूनानी साम्राज्य के विकास की वजह से और भी ज्यादा शहरों का विकास हुआ। इसी तरह की चीजें रोमन साम्राज्य में भी देखी गई। अच्छा देखिए, जो शुरुआती शहर थे उनकी एक विशेषता ये भी थी कि ये पवित्र शहर भी थे, इनमें से कई सारे, यानी कि चर्च है या फिर मंदिर है, मस्जिद है, इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो भी शुरुआती समय के शहरों में हो रही थी। अच्छा देखिए, यूरोप में आप जानते होंगे, इतिहास में पढ़ा होगा कि एक लंबा समय आया था जिसे अंधकार युग कहते हैं। तो 5वीं शताब्दी ईस्वी से 10वीं 11वीं शताब्दी तक का जो टाइम है उसको अंधकार युग कहते हैं, यानी इस समय यूरोप में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो नगर वगैरह थे वो काफी पिछड़ गए। लगभग 1400 तक यानी इसके बाद जब ये 11वीं शताब्दी के बाद जब ये अंधकार युग धीरे धीरे समाप्त होने लगा, तो फिर से नगरों का विकास शुरू हुआ। लगभग 1400 तक पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य यूरोप की भूमि जो बसने के लिए अनुकूल थी, यानी कि जहां पर रहा जा सकता था, जो मनुष्य के निवास के अनुकूल थी, वहां पर बड़ी संख्या में छोटी शहरी बस्तियों का विकास होने लगा। यानी फिर से एक बार नगरों का विकास होने लगा। और इसकी एक विशेषता क्या थी कि इस समय नगरों की संख्या में वृद्धि हो रही थी, यानी ऐसा नहीं है नगर का आकार बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा था, नगर छोटे छोटे ही विकसित हो रहे थे, आकार उनका नहीं बढ़ रहा था, लेकिन हाँ, बहुत सारे अलग अलग स्थानों पे जो उपजाऊ भूमियां थी वहां पर नगर विकसित हो गए। अच्छा, इस समय के जो नगर होंगे, जाहिर सी बात है, रोग फैल जाएंगे, स्वच्छता की कमी होगी, जल आपूर्ति की समस्या होगी, ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जा रही थी। 16वीं जो शताब्दी है, जो 16th सेंचुरी है, इस समय नगरों का तेजी से विस्तार होना शुरू हो गया था। देखिए, एक हम लोगों ने नगरों की रूपरेखा देख ली लगभग 16वीं शताब्दी तक की, यानी कि शुरुआती समय से 16वीं शताब्दी तक जो नगरों का विकास हुआ यूरोप और बाकी दुनिया में, उसको समझा हम लोगों ने। अब अगले टॉपिक में मैं आपको 3 तरह के नगरों के बारे में बताऊंगा। एक तो ऐसे नगर जो औद्योगिक क्रांति से पहले के थे, औद्योगिक क्रांति से पहले वाले। दूसरे हो गए औद्योगिक क्रांति के बाद वाले। और तीसरे हो गए कॉलोनियल सिटीज, यानी कि औपनिवेशिक शहर, जैसे भारत में मद्रास है, कलकत्ता है। इन तीनों की क्या विशेषताएं थीं, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। और फिर जो नगर के विकास से संबंधित मॉडल हैं, थ्योरीज हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे।